आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विथ आलोक सर रुद्रा क्लासेस में। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों मैं हिंदी का दूसरा वीडियो लेके आया हूं। पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया था, हिंदी का विकास का ऐतिहासिक क्रम क्या रहा है, इन सब चीज़ों पे बातें किया गया था। अगर आपको वीडियो देखना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जा रहा है, वहाँ से देख लीजिए या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सामान्य हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा के ग्रामर पोजीशन पे, वर्णमाला पे। पहला चैप्टर शुरू होता है वर्णमाला। तो वर्णमाला पे कुछ थोड़ा सा हम लोग बेस तैयार कर लेते हैं कि वर्णमाला में एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगा ध्वनि, एक मिलेगा अक्षर, एक आपको मिलेगा वर्ण, एक आपको मिलेगा वर्णमाला, एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगा शब्द, एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगा वाक्य, एक चीज मिलेगा गद्य और एक चीज मिलेगा पद। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है। देखो कोई भी चीज आप पढ़ेंगे तो मेरे क्लास में अक्सर क्या होता है कि मैं हवाई में नहीं दोस्तों पढ़ाता हूँ, ठीक है। यानी जो चीज पढ़िए एक बार पढ़िए, 10 मिनट का ही वीडियो देखिए, लेकिन एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। वैसे मेरा वीडियो मेरे चैनल पे बहुत लंबा वीडियो बनता है, लेकिन लंबा वीडियो बच्चे देखते नहीं है, आधा देखेंगे छोड़ देंगे, बोरियत महसूस होता है। इसलिए छोटा छोटा पार्ट करके मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए इसका बेस तैयार करने का मतलब ये सब चीजें क्या होता है, ठीक है, वो चीज जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों देखो, एक प्रश्न यहीं से आपका तैयार हो जाएगा। पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बाबू मेरे होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। अब देखो ध्वनि भी एक सार्थक होगा और एक बाबू होगा निरर्थक होगा। तो हम आगे जितना भी ये चीज पढ़ेंगे उन सब में एक कोई सार्थक होगा, एक कोई निरर्थक होगा। सार्थक मतलब जिसका कोई सही अर्थ निकले, और निरर्थक मतलब जिसका कोई सही अर्थ ना निकले। तो देखो ध्वनि एक सार्थक होगा जिसको हम यश से संकेतांक करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, और निरर्थक को एन से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं तो ध्वनि क्या, सार्थक ध्वनि क्या होगा बाबू। जैसे हमने बोल दिया कि क, हमने बोला क, स्पष्ट साउंड निकला, तो ये सार्थक ध्वनि हो जाएगा। और हमने कह दिया उल, कुछ अजीब टाइप की हरकत कर रहे हैं, तो ध्वनि तो है वो, लेकिन वह ध्वनि क्या है? निरर्थक है, सार्थक नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही हम चलेंगे। तो ध्वनि को एक रूप में देखें तो हम अक्षर भी बोल सकते हैं, ध्वनि को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। तो इसका भी एक सार्थक होगा और एक क्या होगा? निरर्थक होगा। एक सार्थक होगा और एक क्या होगा बाबू? निरर्थक होगा। चलिए इसको ऐसे करते हैं, जैसे ये सार्थक है और एक निरर्थक। देखिए अक्षर हमने लिख दिया क, तो क तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, तो ये सार्थक हो जाएगा। हमने क लिख दिया ऐसे, तब ये क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस शुरू होता है वर्ण में भी। अब वर्ण क्या होता है? किसी भी भाषा का ध्वनि से बड़ा होता है। ध्वनि तो मान लीजिए कुछ भी बोल दिए, छोटा सा ही निकलेगा, पहले ध्वनि ही तो निकलेगा, लेकिन स्पष्ट हो जाए तो वो वर्णों में तब्दील हो जाता है। तो देखो अ से लेके ज्ञ तक ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। इन्हीं को उल्टा पलटा लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, या फिर क्या बोलते हैं, नौ को ऐसे लिख दीजिए, तो ये निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्णों के सार्थक समूह से वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णमाला का निर्माण, अब देखो इसके भी एक सार्थक होगा और एक बाबू क्या होगा? निरर्थक होगा। देखो जो सार्थक होगा वो हम अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ ऐसे करके ज्ञ तक लिखते हैं।
तो ये सिस्टम बनाया गया है, यानी जो ग्रामर बनाया गया है वो बड़े व्यवस्थित ढंग से बनाया गया। पहले ह्रस्व रखा गया, फिर दीर्घ रखा गया, फिर ह्रस्व रखा गया, फिर दीर्घ रखा गया। आगे जब व्यंजन में जाएंगे, स्पर्श व्यंजन में, तो कंठ से निकलने वाले सारे साउंड क ख ग घ अंग सीरियल से हैं, तालु से निकलने वाले अलग हैं। तो ये व्यवस्थित क्रम हुआ। तो यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ये हमारा सार्थक हो गया, और इसी को निरर्थक कर दीजिए। पहले ज्ञ, क, म, प, ल, यानी सब उल्टा पलटा लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। देखिए बाबू, इन्हीं वर्णों के सार्थक प्रयोग से शब्द का निर्माण होता है। अब ये जो वर्ण हैं, दुनिया के जितनी भी चीजें हम लोग बोलते हैं, इन्हीं वर्णों के प्रयोग से हम शब्द बना के, फिर वाक्य बना के हम बोलते हैं। तो वर्णों के सार्थक प्रयोग से किसका निर्माण होता है बाबू? शब्दों का होता है। तो यहाँ पे शब्द भी एक सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए कोई सार्थक वर्ण है घ और र, तो हमने इन दोनों को यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, घ धन र बराबर क्या हो गया? घर। अब इससे हमको एक बोध होता है किसी आवास का। किसका? किसी आवास का बोध होता है बाबू। तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। हमने कह दिया र और घ। देखो यहां वर्ण तो दोनों सही हैं, ठीक, लेकिन वर्णों का सही प्रयोग नहीं किया गया, यानी इसका विलोम कर दिया गया। तो रघ, अब ये दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा रघ। तो रघ का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको देखने में थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, सर ये क्या चीज पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, हर चीज ना बिल्कुल मतलब जीरो से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे चल के आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं कि कोई कमजोर बच्चा भी है तो उसको भी आभास ना हो कि ये चीज क्या है, सार्थक निरर्थक, ये सब कैसे, वर्ण क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, तो वाक्य में भी बाबू एक सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा। कैसे? अब देखिए, इन्हीं शब्दों के सार्थक प्रयोग से वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्य मतलब होता है सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने कह दिया मोहन घर जाता है, तो हम लोग तो ऐसे ही ना सेंटेंस बनाते हैं, संज्ञा पहले रखते हैं, इस प्रकार से मतलब बनाते हैं। तो ये हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट अर्थ बोध करा दिया कि मोहन घर जाता है। तो स्पष्ट हो गया कि मोहन कहां जा रहा है? घर जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे हमने देखा कि है घर, मोहन जाता। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे शब्द सब सही है, घर, मोहन, जाता, ये सब सही है, लेकिन इनके बैठाने का क्रम जो है वो क्या है? उल्टा पलटा कर दिया गया है, जिसके नाते इसको हम क्या कहेंगे? निरर्थक वाक्य कहेंगे। और यह अपना स्पष्ट बोध करा दे रहा है, इसलिए यह सार्थक होगा। इसी प्रकार से दोस्तों गद्य जो होता है, इसका भी एक सार्थक गद्य होगा और एक दोस्तों निरर्थक गद्य होगा। अब देखिए सार्थक और निरर्थक गद्य क्या होता है। यहां जब हम देखेंगे, अब इन्हीं वाक्यों के सार्थक प्रयोग से गद्यों का निर्माण होता है। अब गद्य किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी है, जैसे मान लीजिए नमक का दरोगा। तो उन्होंने जो कहानी अपने 2-3 पन्नों में पूरी कहानी को व्यवस्थित क्रम से वाक्य बना बना के अच्छे से किसी एक टॉपिक पे कहानी शुरू किया और उसी टॉपिक का एंड करके समाप्त कर देते हैं, जो हमको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाता है, तो वो सार्थक गद्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्थक गद्य कहलाएगा। उसी मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक के दरोगा में एक मान लीजिए किसी, उसमें एक दरोगा का वर्णन रहता है जो बहुत ईमानदार रहता है। पिता चाहता है कि वो घूस ले, बेईमानी करे, ट्रकों को छोड़े, नमक का जो ट्रक होता है उसको छोड़ दे बेचने के लिए, लेकिन वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है और पिता के कहने पर भी उन ट्रकों को नहीं छोड़ता है और वो क्या करता है? जब्त कर लेता है। और उसकी ईमानदारी की कहानी बहुत अच्छे ढंग से मुंशी प्रेमचंद जी ने नमक का दरोगा का कहानी लिखा है। तो यहाँ पे उसी कहानी में मान लीजिए नमक का दरोगा में एक दरोगा का कहानी चल रहा है, फिर ले आके शेक्सपियर की कहानी डाल दीजिए, फिर ला कालिदास की कहानी कुछ 2 वाक्य लिख दीजिए, तो मतलब जो पाठक होगा, पढ़ने वाला, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे ये क्या पढ़ा रहा है भाई, इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो वो जो कहानी समझ में नहीं आएगी वो क्या हो जाएगी, निरर्थक वाक्य हो, अरे सॉरी, निरर्थक गद्य हो जाएगा। अब आते हैं बाबू, इन पद में क्या होता है। अब देखो, जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों से, जिसमें सार्थक एक होगा पद और एक निरर्थक होगा। देखिए, सार्थक में लय, तुक, यति, गति, छंद, अलंकार और आपका क्या बोलते हैं, रस, ये सब कुछ समाहित होता है पद। पद मीन्स होता है कविता, काव्य। जब हम कविता सुनते हैं ना तो देखते हैं 4 लाइन की कविता है, तो दूसरे लाइन में और चौथे लाइन में कुछ ऐसा रहता है कि दूसरा लाइन का जो अंतिम वर्ड होता है उसी से रिलेटेड चौथा भी होता है, उसे तुक कहते हैं। यति, गति, कहाँ रुकना है, किस लय में बोलना है, छंदों का, अलंकारों का, गति का, इन सब का प्रयोग करके एक सुंदर सा कविता हम बनाते हैं जो हमारे दिल को छू जाती है, समझ में आ जाती है। तो सार्थक पद, और जो समझ में न आवे वो आपका क्या हो जाएगा, निरर्थक पद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10-12 मिनट का वीडियो है दोस्तों। ये 2 पार्ट, जो भाग 1 और भाग 2 मैंने बताया है, यह आपका हिंदी भाषा शुरू करने से पहले, हिंदी का ग्रामर शुरू करने से पहले, व्याकरण शुरू करने से पहले हम बेस तैयार कर रहे थे कि आपको जब मैं वर्णमाला पढ़ाऊं तो आपको ये ना बताना पड़े कि ये शब्द क्या है, आपका गद्य क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, ठीक है, और हिंदी का जो है कि विकास का इतिहास क्या रहा है, ये सब बेस तैयार कर रहा था। अब जो आपका तीसरा भाग आएगा, वो उस भाग में आपका स्वर और व्यंजन, वर्णमाला का स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, जो स्वर और व्यंजन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। एक वीडियो स्वर का होगा और एक वीडियो व्यंजन का होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं तीसरे वीडियो में आपको स्वर को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।